Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपोलोजाइज करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लेकिन अब रिकवर हूँ कंप्लीट तरीके से। अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिला करेंगे, ठीक है। हमने महाजनपद काल को अच्छे से कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उन सभी परिस्थितियों को अच्छे से कवर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। हमने अतीत को रेखांकित करते हुए पढ़ने की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम चेंजेस को कवर कर रहे हैं। किस तरीके से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक जो संरचना थी उसके अंदर किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। हमने उन सब परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए पढ़ने की कोशिश की है। हम मौर्य साम्राज्य तक अब पहुंच गए हैं, मौर्य काल तक हम पहुंच गए हैं। मौर्य काल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस काल के बारे में हमें जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं, उन स्रोत की क्या सीमाएं हैं, वो जो हमारे पास में सबूत हैं उस काल से रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने अपनी किस तरीके से भूमिका निभाई है, ठीक है। मौर्य काल जो है आप सब जानते हैं अशोक, महान अशोक से संबंधित काल है, ठीक है। मौर्य काल उनके वजह से ही जाना जाता है क्योंकि वो एक ऐसे शासक आए हैं जिन्होंने काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश की है, ठीक है। उन्होंने युद्ध को त्यागने की कोशिश की है, ठीक है। तो मौर्य काल इसीलिए ज़्यादा पूछा भी जाता है हमारी यूपीएससी में। मौर्य साम्राज्य ये देख लीजिए आप कहाँ तक फैला हुआ है, ये मैप के जरिए से दिखाया गया। अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात और यहाँ दक्षिण के इस क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा साम्राज्य, कोई शक नहीं है कि किसका हो सकता है, मौर्य साम्राज्य का हो सकता है। तो मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए उस काल के अंतर्गत पाए गए स्रोत कौन कौन से हैं हम उसे आज समझ लेते हैं। उसके बाद में आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई डाउट ना रहे कि ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको उस वक्त की जो घटनाएं बतानी है वो किस आधार पर ली जा रही है। अगर हमें आधार ही नहीं पता होगा तो हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर डाउट्स रहे, ठीक है। डाउट्स को क्लियर कर लेना ही बेहतर है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो घटनाएं पढ़ेंगे उसका जो रिटर्न है या उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें अलग अलग किताबों या फिर अलग अलग सोर्सेज से मिली है। अध्ययन के जो स्रोत है वो सबसे पहले आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने अभी तक देखे हैं कि जो लोग हैं इस वक्त के जो लोग थे, ठीक है, प्राचीन टाइम के लोग, वो धर्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। हमने अभी जैन और बौद्ध धर्म की सीरीज को समाप्त किया है, ठीक है। तो जैन और बौद्ध धर्म जिस वक्त चल रहे थे उस वक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र आता है। उससे कुछ समय के बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, ये मौर्य काल के बारे में विभिन्न विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है ग्रंथ जो है, ये काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। इसमें विस्तार, इसके अंदर जो मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है केंद्र से लेके स्थानीय प्रशासन तक के अलग अलग अधिकारियों के बारे में इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है काफ़ी बड़ा है, ये जो ग्रंथ है ये काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर मौर्य काल से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। अर्थशास्त्र है तो इसीलिए आप इस बात में मत जाना कि ये केवल अर्थ यानी कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। हालांकि अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है लेकिन ये मेन पॉइंट जो है उसका है केंद्र से लेकर स्थानीय प्रशासन तक जो जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी ये बहुत अच्छे से कवर करता है, ठीक है। उसके अलावा इस ग्रंथ के अंदर हम कृषि, अर्थव्यवस्था, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार सभी गतिविधियां अर्थशास्त्र के लेखन की दिलचस्पी का विषय है। हम इस ग्रंथ से उस वक्त की कृषि, अर्थव्यवस्था, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार और अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां थी उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तात्कालिक सामाजिक ढांचे पर भी प्रकाश डाला गया है। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके अंदर ये बटा हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, ये 15 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें 8 तो है अधिकरण, 8 अधिकरण जो है वो है विदेश नीति से रिलेटेड है। फिर 5 अधिकरण आंतरिक प्रशासन से और 2 अधिकरण जो है वो
बाहरी और आंतरिक प्रशासन दोनों से संबंधित है। देखिए पूरा अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में बटा हुआ है, उसमें से जो 8 भाग है वो तो विदेश नीति से संबंधित है। यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसको दर्शाया गया है। तो 15 अधिकरण है, 8 अधिकरण विदेश नीति से संबंधित है, 5 अधिकरण जो है वो आंतरिक प्रशासन से संबंधित है, बाकी बचे 2 जो किससे संबंधित है, मिश्रित व्यवस्था से। ठीक है, क्लियर है। इसका स्वरूप अन्य समकालीन ग्रंथों से अलग रहा। देखिए बाकी सब लोग तो धर्म से रिलेटेड ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन कौटिल्य ने अपना जो दृष्टिकोण है वो बाकी लोगों से अलग रखा। उन्होंने धर्म के प्रभाव से बहुत आगे तक चलकर अपनी सोच को विकसित करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद और धर्म के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश की। ठीक है, क्लियर है। प्रॉब्लम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसका स्वरूप कैसे, जो समकालीन ग्रंथ है, समकालीन ग्रंथ कैसे, धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण रूढ़िवाद और धर्म के प्रभाव से बहुत हद तक अपने ग्रंथ को लिखने की कोशिश की है। इसीलिए कई स्थलों पर यह बड़ा ही यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। अपने युग के विपरीत ये धर्म की जगह अर्थ पर बल देता है। उस वक्त देखिए, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कुछ धर्म ऐसे आए थे जो समाज के साथ में जो मिलकर, समाज की विचारधारा के साथ में नहीं मिलकर चले, तो उनका क्या हो गया, पतन हो गया था। ठीक है, जो धर्म समाज की विचारधारा के साथ में मिलकर नहीं चले, उन धर्मों का क्या हो गया था, पतन हो गया था। बौद्ध और जैन धर्म लोगों के साथ में मिलकर चले। लोगों की विचारधारा थी कि कर्म और पुनर्जन्म होता है, तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को, ठीक है, एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना, वो बात अलग है। लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा को उन्होंने जरूर एक्सेप्ट किया। उसके पीछे कारण ये था कि समाज के अंदर उस विचारधारा का क्या था, उस वक्त सॉरी, ठीक है, उस वक्त प्रभाव चलता था। दैट इज क्लियर। तो ये है बातें हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों के बारे में भी लिखा गया है। इन्होंने केवल अर्थ को ही नहीं बल्कि धर्म को साथ में लेकर चले हैं। ये अगर ये धर्म को साथ में लेकर नहीं चलते तो हो सकता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उस वक्त इतनी ज़्यादा, उस वक्त, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। ठीक है, उसके अलावा देखिए इस ग्रंथ के अंदर उस वक्त के सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था सभी के बारे में सूचना मिलती है। उस वक्त की अर्थव्यवस्था, कृषि से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से, शिल्प व्यापार से, सभी जो गतिविधियां हैं वो अर्थशास्त्र के लेखक जो उन्होंने अपनी रुचि के अंदर रखी है। ठीक है, उस वक्त का जो सामाजिक ढांचा था उसके बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र पूरा 15 भागों में बटा हुआ है। 8 भाग जो है वो विदेश नीति से संबंधित है और 5 आंतरिक प्रशासन से, जबकि 2 हैं वो मिश्रित विषयों से संबंधित अधिकरण है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो समकालीन ग्रंथों से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी जो सिस्टम था उससे काफ़ी अलग था। इसीलिए कई स्थानों पर ये बहुत ही ज़्यादा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि इसने अपने युग के विपरीत, ठीक है, धर्म की जगह अर्थ को प्रोत्साहन दिया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई अगर है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हो सकती है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो कमी है वो देखिए मौर्य काल से ये रिलेटेड है। ये जो ग्रंथ है मौर्य काल से रिलेटेड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। मौर्य काल से रिलेटेड बातें इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये किस काल में लिखा गया था, क्योंकि इस किताब का, इस ग्रंथ का कुछ भाग तो मौर्य काल से पहले लिखा गया था और कुछ बातें मौर्य काल के बाद की लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इस पर हम क्या नहीं कर सकते, पूरा किस काल की कृति है इसके बारे में हम अच्छे से बता नहीं सकते हैं कि ये किस काल में लिखी गई थी, एक्चुअल कौन से काल में लिखी गई थी, कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी, क्योंकि कुछ बातें तो इसके अंदर मौर्य काल से पहले की लिखी हुई हैं, कुछ बातें मौर्य काल के समय की लिखी गई हैं, कुछ मौर्य काल के बाद की लिखी गई हैं। तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग लेखकों ने अपना कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में अपना योगदान दिया होगा। एक ही व्यक्ति ने इस ग्रंथ को नहीं लिखा है, कहने का मतलब ये है। और अगर अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है तो दैट मीन्स उन पर अलग अलग प्रभाव ज़रूर होगा। फिर उसके बाद में ये जो
लेखन है बहुत ज़्यादा सूत्रात्मक है और आदर्शवादी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। वाणिज्य विजिगीषु राज्य का वर्णन करता है। अर्थात एक ऐसा राज्य है, देखिए किस पे, आदर्शवादी पे है। ये ऐसा राज्य के बारे में बताते हैं जो भविष्य में अपना विस्तार करने वाला राज्य हो। इसीलिए सवाल उठता है कि ऐसे राज्य का संबंध मौर्यकालीन राज्य से कैसा जोड़ा जाए, विशेषकर इसीलिए कि अर्थशास्त्र में न किसी मौर्य शासक अथवा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है। इसके अंदर सिर्फ इतना कहा गया है कि वो ऐसे राज्य के बारे में लिख रहे हैं जो राज्य अपना विस्तार करता हो। ठीक है, विस्तार करने वाले राज्य के बारे में लिखा है और उस राज्य का नाम इन्होंने विजिगीषु लिखा है। हालांकि किसी भी राज्य या फिर किसी भी राज्य की राजधानी के बारे में यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है, इसीलिए इस कृति के बारे में हम क्या कर सकते हैं, आलोचनात्मक अपना पक्ष रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। फिर बात करते हैं, एक यथार्थवादी साहित्य है और भारत की सुरक्षा के एजेंडा के रूप में अर्थशास्त्र का महत्व ये दर्शाता है। देखिए यथार्थवादी कैसे है, क्योंकि इस ग्रंथ ने नवाचार देने की कोशिश की। इन्होंने कहा धर्म से हटकर इन्होंने अर्थ पर लिखने की कोशिश की, जहां पर समकालीन लेखन तो धर्म के सिद्धांत की बातें कर रहे थे, लेकिन अर्थशास्त्र का बल राज्य की विजय, देखना यहाँ पर अर्थशास्त्र का बल किस पे, राज्य की विजय और उसके विस्तार पर। हमने यही देखा है ना अभी कि इस ग्रंथ के अंदर किसकी बात की गई है, ऐसे राज्य की बात जो भविष्य में अपना विस्तार करने वाला राज्य होगा। विस्तार कैसे करेगा, अगर वो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतेगा तो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र का बल राज्य की विजय और उसके विस्तार पर है। तो ये यथार्थवादी साहित्य है। भारत की सुरक्षा पर एक दस्तावेज के रूप में इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसने विदेशिक संबंध के बारे में लिखा है। ठीक है, विदेशिक संबंध, अभी हमने देखा ना 8 जो अधिकरण थे वो विदेश नीति से संबंधित थे। तो विदेशी संबंधों के बारे में जो राजमंडल की व्यवस्था थी उसके बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। पड़ोसी राज्यों के साथ में जो मित्रता और शत्रुता के जो संबंध थे उसके आधार पर राज्यों को बांटा गया था, तथा कहने का मतलब यह है कि मित्र का शत्रु शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र। क्लियर है, मित्र का शत्रु शत्रु और शत्रु का मित्र, शत्रु का शत्रु मित्र। आज के पॉइंट में अगर हम देखें ना कि पाकिस्तान जो है वो हमारा शत्रु है, तो पाकिस्तान का मित्र कौन है, चीन। तो चीन का ये तो है मित्र, तो मित्र का शत्रु, तो भारत शत्रु मानता है ना, पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु मानता है, तो चीन का मित्र तो है पाकिस्तान। तो मित्र का दुश्मन वो खुद का भी दुश्मन। क्लियर है, मित्र का शत्रु शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र। तो ये बातें आज के समय में जो चल रही है वो आज से कितने साल पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर लिख दी गई थी। तो भारत की सुरक्षा पर ये एक दस्तावेज के रूप में आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो आप इसे अलग अलग, जैसे अपने जीएस पेपर 2 के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। इस तरह से अगर देखा जाए तो यूरोप में शक्ति संतुलन की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई, परंतु 4वीं सदी ईसा पूर्व में ही अर्थशास्त्र ने इस प्रकार की अवधारणा पर बल दे दिया। ये शक्ति संतुलन की है। ठीक है, शक्ति संतुलन की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई थी, लेकिन 4वीं शताब्दी में ही अर्थशास्त्र की इस अवधारणा पर बल दे दिया गया था। ठीक है, यूरोप के अंदर जो शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है वो 17वीं शताब्दी में आई थी, लेकिन भारत के अंदर इस शक्ति संतुलन की अवधारणा को कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने 4वीं शताब्दी के अंदर ही लिख दिया था। शीत युद्धोत्तर काल में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का महत्व बना हुआ है। आज भी अर्थव्यवस्था का महत्व बना हुआ है, जो इतना टाइम पहले कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखकर दर्शा दिया था। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर हम ज़्यादा अध्ययन के स्रोत आज कवर करेंगे तो आपको समझने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लिखा इजी हुआ है, लेकिन इसे एक बार समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अध्ययन के स्रोत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आज आप कवर करना, इस अध्ययन के स्रोत की सीमाएँ और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आज के समय में जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आप इसे कवर कर लेना। आपका ये पॉइंट पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।